नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सिटी लाइट में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। भोपाल में मध्य प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई, जिसमें सीएम शिवराज, मुरलीधर राव, शिव प्रकाश, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, वीडी शर्मा समेत कोर ग्रुप के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक में बीजेपी ने अगले 5 महीने का रोड मैप तैयार किया है। बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश महामंत्री शरदेंदु तिवारी ने बताया कि सरकार और संगठन के समन्वय से अगले कुछ महीनों में पार्टी कई बड़े कार्यक्रम और अभियान चलाएगी। इस बैठक में ऐसे सभी कार्यक्रमों और अभियान पर विस्तार से चर्चा की गई। पार्टी ने जनता के बीच जाने और चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का पुख्ता प्लान बनाया है। इन कार्यक्रमों के अलावा बैठक में नेताओं के आपसी समन्वय और मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों के साथ ही टिकट को लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि बीजेपी इससे इंकार कर रही है। 30 अप्रैल को माननीय मोदी जी के मन की बात के कार्यक्रम का 100वां एपिसोड आ रहा है। हमने ये तय किया है कि मध्य प्रदेश में हर बूथ पर, पूरे 65,000 के आसपास बूथों पर हम यह मन की बात का कार्यक्रम मनाएंगे। लगभग 100 लोग हर बूथ पर रहें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। सभी वरिष्ठ नेताओं को उसमें काम में इस योजना में रहेंगे। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस भी चुनावी मोड में पूरी तरीके से आ गई है। कांग्रेस ने बुधवार को बेहद अहम NSUI, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और सेवा दल की बैठक बुलाई, जिसमें सभी प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक PCC दफ्तर में दोपहर 1 बजे होगी। कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा है कि कांग्रेस पूरी तरीके से चुनावी मोड पर है। कांग्रेस के चारों मोर्चे संगठन की महत्वपूर्ण ये कड़ी है और कांग्रेस का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ही जमीन स्तर पर प्रदेश स्तर सरकार की कुनीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। और साथ ही कहा कि कांग्रेस का वचन पत्र करीब बनकर तैयार हो चुका है और उसे कैसे आमजन तक पहुंचाया जाए, इसे लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस ही सड़क पे और ज़मीन पे लड़ते हैं। यही घर घर जाके कांग्रेस की विचारधारा को बताएंगे। जो वचन पत्र बनेगा उसको लेके घर घर जाएंगे। कांग्रेस का वचन पत्र कोई कागज़ का पुलिंदा नहीं होता है। कांग्रेस का वचन पत्र यानी वचन होता है जिसको निभाया जाता है। सरकार आने पे ये कोई जुमले नहीं होते हैं भारतीय जनता पार्टी जैसे, जो केवल मुँह चला के बोले जाते हैं और दिए नहीं जाते, झूठे वादे नहीं होते। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में गृह विभाग के अधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। बैठक में गृह मंत्री CS, गृह विभाग के ACS और DGP समेत सभी जिलों के SP भी शामिल होंगे। आगामी त्योहार और चुनावी सीजन से पहले सरकार व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से दुरुस्त करना चाहती है, इसलिए बड़ी और अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक में मुख्यमंत्री हाल ही में हुई घटनाओं की रिपोर्ट भी तलब कर सकते हैं। पूरे प्रदेश में की समीक्षा जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, वो उस बैठक की मूल समीक्षा है। महानदी के जल बंटवारे विवाद के लिए गठित महानदी जल विवाद प्राधिकरण की टीम रायपुर पहुंची है और ये 3 सदस्यीय टीम कल से धमतरी और महासमुंद जिले के महानदी बेसिन क्षेत्र का निरीक्षण करेगी। सर्वे के दूसरे चरण में रायगढ़ तक के इलाकों को भी टीम देखेगी और इस टीम के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस AM खानविलकर हैं, जबकि जस्टिस रविरंजन और जस्टिस इंदरमीत कौर कोचर भी इस टीम का हिस्सा हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार महानदी पर 6 औद्योगिक बैराज बना रही है, जिस पर उड़ीसा सरकार की आपत्ति के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर महानदी जल विवाद अधिकरण का गठन हुआ है। हालांकि इस विवाद पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि इस मुद्दे को ट्रिब्यूनल तक जाना ही नहीं था। ये नदी छत्तीसगढ़ से निकली है, लेकिन यहाँ कोई बांध नहीं है। ट्रिब्यूनल में तो जाना ही नहीं था। महानदी छत्तीसगढ़ से निकला है और यहाँ हमारा कोई बांध नहीं है। 7 बैराज बने हैं, उसका भी कोई उसी के कारण से विवाद पैदा हुआ और इसी कारण से पूरा हमारा जो हम लोग बांध बनाना चाहते हैं या फिर इधर पैर हाई डैम बनाना चाहते हैं, वो सबको रोके रखा है और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को अनुमति मिलनी चाहिए।
रायगढ़ नगर निगम ने शहर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए शहर के 4 जोन में ऑक्सीजोन बनाने की योजना बनाई थी। इसके लिए 1.5 करोड़ का फंड भी रखा गया था, लेकिन 3 सालों में निगम ऑक्सीजोन के लिए स्थल तक नहीं तलाश पाया है। अब सभापति का कहना है कि प्लांटेशन के लिए चक्रधर नगर के साथ साथ रामपुर में बड़े पैमाने पर प्लांटेशन की योजना बनाई जा रही है। वहीं ऑक्सीजोन की नई योजनाओं के बारे में सुनकर विपक्ष लगातार विरोध जता रहा है। भाजपा का कहना है कि 40 लाख छठ घाट मिले थे, लेकिन उसे खुदाई कर उजाड़ दिया गया है। अब दूसरी जगह ढूंढ कर रहे हैं और जमीनों पर अवैध कब्जा हो चुका है। वहीं निगम ने कहा कि एक बड़ी प्लानिंग की है, भविष्य में ऑक्सीजन बनाया जाएगा। रायगढ़ में प्रदूषण की ऐसी स्थिति कि आम आदमी जो है विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो रहा है। 40 लाख रुपए खर्च किए गए थे छठ घाट के पास में, लेकिन वहां पर जो है खुदाई करके उस जंगल को तबाह कर दिया गया। अब जो है नई जगह वो खोज रहे हैं। पिछले 10 साल में यदि आप देखें तो रायगढ़ में प्रदूषण का मापक जो है दिल्ली से भी ज़्यादा बुरी स्थिति है यहाँ पर। लेकिन नगर निगम न संजीदा है, न काम करने को उत्सुक है, न ही पर्यावरण बचाने की दिशा में उसकी कोई कार्रवाई चल रही है। जोन रायगढ़ नगर निगम में आवश्यक है और नगर निगम इस ओर काम भी किया है। प्रस्ताव बोरी दादर में दिया गया था और कार्य भी प्रारंभ किया गया। रामपुर ट्रेचिंग ग्राउंड जो वर्तमान में सफाई चल रहा है, भविष्य में उसको ऑक्सीजोन बनाया जाएगा और उसका भी शासन को एक अच्छी प्लानिंग बनाकर प्रस्ताव भेजा जाएगा। IBC 24 की पड़ताल से भोपाल नगर निगम सख्ते में। IBC 24 ने आदमपुर लैंडफिल के भीतर बड़ी लापरवाही और भ्रष्टाचार का खुलासा किया था, जिसके बाद मंगलवार को सूबे के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने भोपाल नगर निगम पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। मंगलवार को PCB के एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की, जिसमें आदमपुर में नगर निगम की वही भयंकर लापरवाही उजागर हुई, जिसके बाद जागे BMC ने ठेका कंपनी पर 25 लाख का जुर्माना लगाया। NGT ने भी इस मामले में निगम कमिश्नर और उनकी पूरी टीम को तलब किया है। जबलपुर में कोरोना संक्रमित होटल व्यवसायी की मौत हो गई। जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के संस्थापक सदस्य 73 वर्षीय होटल व्यवसायी अरुण चड्ढा का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया, जिससे उनकी मौत हो गई। मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत किया गया। आपको बता दें कि जबलपुर में बीते 3 दिनों में कोरोना के 26 नए केस सामने आ चुके हैं। यहां कोरोना एक्टिव केस बढ़कर अब 41 हो चुके हैं और कोरोना से मौतों का आंकड़ा अब बढ़कर 817 हो गया है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और इसलिए बार बार लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करें। केवल वही एक साधन है जिससे हम कोविड को कंट्रोल कर भी पाए थे और अभी कर सकते हैं। वैक्सीन के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अधिकतर लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। इधर रायगढ़ में RT-PCR टेस्ट के लिए केंद्र की तरफ से 45 लाख की लागत की मशीन जिला चिकित्सालय के लिए भेजी गई थी, लेकिन 8 महीने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग वायरोलॉजी लैब स्थापित नहीं कर पाया है। विभाग को लैब के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से लाइसेंस की प्रक्रिया भी अधर में लटकी हुई है। ऐसे में स्थानीय लोगों को टेस्ट के लिए मेडिकल कॉलेज तक जाना पड़ रहा है। मामले में भाजपा स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य राज्य शासन पर केंद्र की योजनाओं के प्रति लापरवाही का आरोप लगा रही है। सिविल सर्जन का कहना है कि मशीन के लिए स्थल चयन से लेकर इंस्टॉलेशन तक में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा है, जिसके लिए राज्य स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। आज ये मशीन लगने से रायगढ़ में बहुत सी और अन्य बीमारी को भी इसमें जांच हो सकती है। इसका आज भी कोई इनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, फंड के कारण ये लगा नहीं पा रहे हैं। मशीनों का उपयोग स्थानीय शासन के द्वारा नहीं किया गया और अभी तक मशीनें पड़ी हुई हैं, मशीनें खराब होने की स्थिति में आ गई है। इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। उसमें आवेदन लगाएंगे एम्स रायपुर को, तो हमारी मांग पत्र जो है ICMR को दिल्ली को भेजेगा, वहाँ से टीम आएगी जो निरीक्षण करने के बाद में हमें लाइसेंस प्रदान करेगी, वो तभी हम यहाँ पे RT-PCR मशीन को यूज कर पाएंगे। रायपुर में सिविल लाइन स्थित PWD के सर्कल 2 के कार्यालय में आग लग गई। आग से आवक जावक कक्ष में रखी फाइल और दस्तावेज जलकर पूरी तरीके से खाक हो गए।
शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। वहीं अधिकारियों ने जांच में बात कही है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। रायपुर पीडब्ल्यूडी के रायपुर मंडल के सर्कल 2 के कक्ष में आग लग गई है और आग काफ़ी भीषण थी और आप देख सकते हैं आवक जावक कक्ष के अंदर जो भी सामान रखा था सब कुछ जलकर खाक हो गया है। काफ़ी सारे रजिस्टर हैं, फाइल्स यहाँ पर रखी हुई थी और बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण थी कि मौका नहीं मिल पाया कि कुछ सामान निकाला जा सके और ये आग बहुत तेज़ी से फैली और आप देखेंगे कि आग लगातार बढ़ती जा रही थी। इलेक्ट्रिक कनेक्शन काटा गया जिसके बाद जो है वो आग कुछ कंट्रोल में आई। आप देखेंगे कुछ दस्तावेज निकाले भी गए हैं, अधिकारियों के कमरे में उन्हें रखा गया है। फिलहाल को यहाँ पर अधीक्षण अभियंता जो होते हैं वो इसके इंचार्ज होते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर कोई नहीं है। और आपको बता दें कि सवाल तमाम तरीके से उठते हैं जब भी सरकारी कार्यालयों में जैसी आग लगती है। रायपुर में पूर्व भी घटना हुई है, मार्च अप्रैल के महीने में आग लगना अपने आप में बड़ा सवाल इस पर उठता है कि आखिर आग लगी है या लगाई गई है। तमाम तरह के सवाल होते हैं। फिलहाल जो है अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है तो पता नहीं चल पा रहा है कि कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर दस्तावेज रखा था, क्या नुकसान हुआ है, कितनी गोपनीय जानकारियाँ थी नहीं थी, तो इसका जवाब तो अधिकारी ही देंगे। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है और सतही तौर पर बताया जा रहा है कि आग जो है शॉर्ट सर्किट से लगी थी जिसमें काफ़ी सारे दस्तावेज जलकर राख हो गए हैं। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। बैतूल जिले के आठनेर ब्लॉक के धारुल गांव में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए सेंटरिंग में इस्तेमाल की जा रही 170 नग बल्लियां जब्त कर ली हैं। इनमें सागौन की बल्लियां भी शामिल हैं। अंदाजा है कि बल्लियों के लिए 170 पेड़ों की बलि चढ़ाई गई। दरअसल रविंद्र मानकर नाम के शख्स ने वन विभाग और जनपद पंचायत में शिकायत की थी। वन भूमि पर धड़ल्ले से भवन निर्माण किया जा रहा है। इतने नहीं, निर्माण में अवैध कटाई कर लाई गई बल्लियां भी इस्तेमाल की जा रही हैं। इसी के बाद वन विभाग ने कार्रवाई की है। 170 के करीब पेड़ काटे गए हैं और उसका उद्देश्य यहाँ पर एक भवन निर्माण कार्य हो रहा है। उस भवन निर्माण कार्य में सेंटरिंग के साथ लगाने के लिए उसका प्रयोग किया जाने वाला है। इसकी सूचना मैंने वन विभाग के उच्च अधिकारियों को दी और उनसे कहा कि क्या आपने वहां पर भवन निर्माण कार्य के लिए अनुमति दी है, क्या आपने वहां पर लकड़ियां काटने के लिए अनुमति दी है, और इसी की शिकायत मैंने वन विभाग को की है। मध्य प्रदेश में बूंदाबांदी आंधी के बाद गर्मी ने फिर से तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत मध्य प्रदेश के 20 शहरों में पारे ने उछाल मारा है और इस सीजन में पहली बार पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। ग्वालियर में भी सीजन का सबसे गर्म दिन रहा तो इंदौर, जबलपुर के लोग भी तेज गर्मी से परेशान हो गए। इधर खजुराहो और राजगढ़ देश में 7वें और 9वें सबसे गर्म शहर रहे। दोनों जगह पर पारा 43.2 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आसमान साफ होने की वजह से गर्मी का असर बढ़ गया है। सरायपाली में एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। लगभग 250 संकीर्तन दलों ने एक साथ नंगे पांव हरे कृष्ण हरे राम का जाप करते हुए सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। बस यही नहीं, इस आयोजन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम दर्ज करा लिया। अंचल के समाज सेवी रूपेश कुमार ने जन सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारी डॉक्टर मनीष विश्नोई अपनी टीम के साथ मौजूद रहे और वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी देकर उन्हें सम्मानित किया। इस अद्भुत नज़ारे को हजारों लोगों ने देखा और इसकी खूब प्रशंसा भी की। मैं जीवन भर आभारी रहूंगा और इस मंच के माध्यम छत्तीसगढ़ संकीर्तन समिति के द्वारा इसका मैं खुद संरक्षक हूं और विगत 4.5 वर्ष पहले हमने सपना देखा था और इस आयोजन को ये आज का आयोजन नहीं था, ये विगत 4.5 वर्षों का मेहनत था। इसे हमने हमारी पूरी टीम ने, हमारी संकीर्तन समिति ने मिलकर पूरा किया है। छत्तीसगढ़ के सरायपाली का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्वर्णाक्षर में दर्ज किया गया है। रूपेश कुमार जी जो बहुत ही एक युवा समाज सेवी हैं, उनके मार्गदर्शन में आज ये विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न संकीर्तन मंडलियाँ आज यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। उन्होंने सबने मिलकर हरे कृष्णा हरे राम का कीर्तन किया है। इसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। आजकल कथित चमत्कारों का दौर चल रहा है। कहीं चमत्कारी बाबा तो कहीं चमत्कारी दावा। ध्यान और विज्ञान के बीच की इस कड़ी में नई एंट्री हुई है। नाम है रामलला सरकार।
2 पर्ची निकालकर भूत भविष्य बता देने का वो दावा करते हैं। आपने बागेश्वर सरकार या पंडोखर सरकार के बारे में तो सुना होगा, जिसमें वो सभा में आने वाले लोगों की समस्याएं पहले से ही पर्ची में लिखकर रख लेते हैं और जब जनता अपनी समस्या बताती है तो उनकी समस्या पहले ही पर्ची में लिखी होती है। ऐसे ही कथित चमत्कार का दावा किया है रामलला सरकार ने, जो 2 दिवसीय प्रवास पर बलरामपुर पहुंचे थे और उन्होंने राजपुर में एक सत्संग कार्यक्रम में अपने कथित चमत्कार का प्रदर्शन किया। इस आयोजन में दूर दूर से लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उनके अंदर ढेरों जिज्ञासाएं थी और जब लोगों की पर्चियां खुली तो सभी सन्न रह गए। रामलला सरकार ने मेरा नाम लिए और मैं उनसे कभी मिला नहीं था। पहली बार उनके सामने आया था और मेरी नाम लिए और मेरे से पूछे कि आप मेरे से मिले हो कि नहीं मिले हो, तो मैं उनसे कभी मुलाकात नहीं किया था, लेकिन पहली बार ही मिले और मेरा नाम बताया। हमने जो मन में समस्या रखी थी, फिर उन्होंने हमसे पूछा तो हमने बताया कि हमने ये समस्या रखी थी, लेकिन उन्होंने पूरी जानकारी सही बताई है। पर्ची में लिख कर बताए थे, जो हम सोचे थे वो पर्ची में लिखा हुआ था। लगभग 4 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में 1 दर्जन से भी ज्यादा महिला पुरुष राजनेताओं के भूत भविष्य वर्तमान को जब रामलला सरकार ने बताया तो सभी हतप्रभ रह गए। देखिए कैसे एक महिला नेत्री ने अपने राजनीतिक संभावनाओं को लेकर सवाल पूछा और रामलला सरकार ने पहले ही जवाब अपने पर्चे में लिख रखा था, जिसे दिखाने के लिए उन्होंने पत्रकार को भी मंच पर बुलाया। रामलला का नाम सुन करके मैं आई थी और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा ही नाम का पर्ची खुलेगा। भगवान राम की कृपा से मेरे नाम का पर्ची खुला। मैंने भी अपना जिज्ञासा व सवाल किया था कि महाराज क्या मुझे राजनीति में टिकट वगैरह मिलेगा, तो महाराज ने कहा कि आपका 2028 जो होगा वो आप एक छत्तीसगढ़ में राजनेता के रूप में उभरेंगे। रामलला सरकार ने कहा कि वो पूरे 151 देशों का भ्रमण करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार करने और उसे जागृत करने के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्ची लिखना कोई कला नहीं है, किसी से भेदभाव न हो, किसी को कभी कष्ट न मिले, सब सुखमय जीवन व्यतीत करें, सब सनातन धर्म के हैं, सनातन धर्म के होके जिएं, यही हमारे जीवन का उद्देश्य लक्ष्य है। इसीलिए हम जन जन को जगाने के लिए संकल्पित हैं। 151 देश में भ्रमण करेंगे और जहां भी जाएंगे हमारे वक्तव्य के माध्यम से सिर्फ यही जाएगा कि पूरा विश्व सुखमय रहे। पर्ची तो एक प्रकार से संतुष्ट करने के लिए लिखा जाता है ताकि कोई व्यक्ति झूठ ना बोल सके। अब ये चमत्कार है या कुछ और, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो जरूर है कि बिना ज्ञान और विज्ञान के ये कर पाना मुमकिन नहीं है। अरुण सोनी, IBC 24, बलरामपुर। तो सिटी लाइट की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।